is 0.1 फॉर ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के लिए 0.1 है, 0.1 फॉर ग्लूकोज, एंड its specific gravity is 1.1. Specific gravity is 1.1. ठीक है, तो फाइंड वही एक एक करके भाई, मोलैरिटी फर्स्ट, सेकंड मोलैलिटी, थर्ड परसेंटेज वेट बाय वेट, फोर्थ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मुझे ये सब सपोज सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन मोल में बहुत टफ सवाल बन सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में जिस बच्चे को इसके जो है लॉजिक समझ में आ जाए, उसमें यहाँ पे टफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो तुम में से सबके लिए ओपन डिस्कशन है, कोई मुझे बता दे कि मैं अज्यूम क्या करूं सबसे पहले। वन मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, हाँ भाई। अज्यूम क्या हुआ हर्षिका? कोशिश करो हर्षिका, नहीं तो फिर बस। नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, जब मैम नाम डालें तो एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देना बस, और तो क्या है। अब नहीं हो रहा है तो जेन्युइनली शायद तुम्हारा रीजन सही होगा, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ ध्यान दो। तो अज्यूम क्या कर लें बताओ? अज्यूम 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, किसी ने बिल्कुल सही बोला पीछे से, और इस 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर मुझे इसका बाइफर्केशन पता है, क्या बताओ? क्योंकि मुझे दिया है कि 0.1 मोल फ्रैक्शन तो किसका है? ग्लूकोज का खुद का है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 0.1 किसी एक सब्सटेंस का है और 0.9 किसी और सब्सटेंस का है। यही तो मतलब होता है मोल फ्रैक्शन का। तो 0.1 किसका है भाई? 0.1 किसका है? ग्लूकोज का। और 0.9 किसका है? बोलो भाई। वाटर का। एंड बस अब हम शुरू हो जाते हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जो तैर रहे हैं पानी के अंदर, और ये हमारा मीडियम है पानी। समझ रहे हो गाइस? इतनी ड्राइंग करके अब मैं क्या एक एक बार में एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? तो भाई कैपिटल एम के लिए हर बार एक ही बच्चा ना जवाब दे, कोशिश करो कोई और बोल दे भाई। शौर्य, तुम बता सकते हो क्या क्या लिखूं? या सीवुड से वेदांत बोल सकते हो भाई क्या करूं, क्या लिखूं या मोलैरिटी के लिए? फॉर्मूला याद हो तो बस जल्दी जल्दी यहां से वैल्यूज उठा उठा के रखना शुरू कर दो इधर उधर से। चलो ठीक है, हाँ बोलो वेदांत बोलो। सर ओके, हाँ वेदांत काफी डिस्टरबेंस है। सर अच्छा वेदांत, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मेरे इधर अभी लाइट गई है, सो मेरे को अब की स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। कैन आई क्लोज माय वीडियो? ठीक है, कर लो भाई, कर लो। ठीक है भाई, तो मोलैलिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं भाई यहाँ पे? 0.1। और नीचे हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। अब एक बात ध्यान से सोचो कि मुझे यहाँ मोल्स और मोल्स की इंफॉर्मेशन दी है, मैं इस मोल्स और मोल्स से क्या निकाल सकता हूँ गाइस? मासेस निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए भाई? डेंसिटी, जो कि ये दी है 1.1। तो मैं पहले क्या करता हूँ गाइस बताओ? 0.1 इंटू ग्लूकोज का मोलर मास, शायद किसी को याद हो हमने शायद पहले निकाला था, ये शायद 180 होता है कि भाई C6H12O6 का।
C6H12O6 O6 का 180 होता है शायद, अगर गलत है तो चेक कर लो भैया। C6H12O6 का 72 सर प्लस 180 96 180। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ गाइस? अच्छा, मेरा देखो एम क्या है, मेरा थॉट क्या है कि मैं इस मोल्स और मोल्स से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मास निकालूंगा और मैं इस मास और डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम निकालूंगा, क्योंकि मैं जब मास को डिवाइड करूंगा डेंसिटी से तो ग्राम अपॉन ग्राम पर ml करूंगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये समान ml में वॉल्यूम आ जाएगा और फिर मैं उसको इंटू 1000 कर दूंगा तो लीटर में वॉल्यूम बन जाएगा। ये मेरा अप्रोच है, मैंने पहले ही सोच लिया है ये कि मुझे ये सब करना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो खैर यहां पे क्या लिखूं बताओ? 0.1 इंटू 180 प्लस क्या बताओ 0.9 इंटू क्या बताओ 18। तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में ग्राम्स में वेट आ गया है सॉल्यूशन का। एंड दिस डिवाइडेड बाय क्या बताओ, दिस होल अपॉन क्या 1.1। 1.1 और दिस ये चीज ml में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, इसलिए मुझे क्या करने की जरूरत है गाइस? इसलिए मुझे इंटू 10⁻³ ताकि लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। यही 10⁻³ कहां चला जाता है बताओ? ऊपर। तो क्या बन जाता है इंटू 10⁻³। ये एक्सप्रेशन कैपिटल M का है। इसी तरह तुम स्मॉल m और परसेंटेज वेट बाय वेट, कम से कम ये दो का एक्सप्रेशन बनाओ तो सही, देखते हैं हम लोग तुम्हारा सही आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूला याद करके बस ये अपने आप पे भरोसा रखो कि जो भी होगा मैं सब्ट्रैक्ट ऐड मल्टीप्लाई डेंसिटी करके मैं यहीं पे निकाल तो लूंगा या लूंगी, अब वो कितना भी गंदा बन जाए। हाँ भाई, बनाया एक्सप्रेशन? तो m इज इक्वल टू क्या ये आ रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है भाई? ये तो बस सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 0.9 इंटू 18, दैट्स इट। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये मास किसमें है, ग्राम, एंड मुझे किसमें चाहिए बताओ, केजी। तो मैं बस इंटू क्या कर दूंगा 10⁻³। बताओ भाई कितने लोगों का सही है ये? मेरा ओके ऋषा, हर्षद, मेरा भी आया सर। ओके अनन्या, आरुषि, अथर्व, प्रियांशु, ओके। प्राची तुम्हारा आया क्या? हाँ सर, बोला मैंने। ओके देवांश, यश, गुड गुड। तो इसका एक्सप्रेशन बना लो जल्दी से। गुड तनिष्का, ओके ओके। हाँ अनन्या, जल्दी से इसका बना लो भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसमें वेट ऑफ क्या बताओ सॉल्यूट, दैट इज 0.1 इंटू 180 अपॉन वेट ऑफ क्या बताओ सॉल्यूशन। तो 0.1 इंटू 180 प्लस 0.9 इंटू 18, 9 इंटू 18 इंटू क्या 100।
एक्सप्रेशन तो यही है। देखो भाई, सॉल्विंग एक अलग इशू है, बट एक्सप्रेशन यही है। सर ये कन्वर्जेंस पे टफ सवाल कैसे बन सकते हैं? ऐसे ही, बस इतना ही, इससे टफ कुछ नहीं हो सकता गाइस। कन्वर्जन में ये अपने आप में काफी टफ है, और इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता है एक्चुअली। अच्छा, एक और देखो कॉन्सेप्ट जो है, ये हमको देखना है मोल कॉन्सेप्ट में, दैट इज एक्चुअली एवरेज या मीन मोलर मास। क्योंकि तुम जब तुमने मोलर मास पढ़ लिया है, ठीक है, नाउ मोलर मास फॉर प्योर सब्सटेंसेस अगर है, सुनो, अगर प्योर सब्सटेंस है तुम्हारे पास में, तो उसका मोलर मास तो गाइस फिक्स्ड होता है, राइट? ये सेंटेंस लिखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास में मिक्सचर्स हैं, ठीक है, फॉर मिक्सचर्स मोलर मास जो है, फॉर मिक्सचर्स मोलर मास जो है, ठीक है, वो is a variable quantity, is dependent on composition of mixture, is dependent on composition of mixture। मतलब मैं तुम्हें कुछ देखो फील करने के लिए हम लोग पहले से ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखो, एक बॉय का मास जो है सपोज 80 है, एक गर्ल का मास जो है सपोज 60 है। अब मेरे पास में, तो इसके पास लिखना है ऐसे, अब मेरे पास एक क्लास है जिसमें एक्चुअली 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें एवरेज मास ऑफ वन स्टूडेंट एवरेज, तुम ये सिंबल जानते हो कि ऐसे ऐसे एरो को ठीक एवरेज बोलते हैं, ये चीज पता है क्या? ऐसे मास ऑफ वन स्टूडेंट। तो मास ऑफ वन स्टूडेंट अगर मुझे निकालना है, सुनो, तो अब ये बताओ किस पे डिपेंड करेगा? ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगा बताओ? गर्ल्स और बॉयज की कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा ना, कि उन 10 स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो बताओ तुम इसके लिए फॉर्मूला मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नंबर दे दूं 10 स्टूडेंट्स का, तुम मुझे फॉर्मूला दे सकते हो कि सर ऐसे आप एवरेज मास पर स्टूडेंट निकाल लीजिए? जो तुम मुझे फॉर्मूला यहां दोगे वो फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने वाला हूं उसके बगल में। तुम मुझे जो फॉर्मूला यहां पे दोगे वो मैं इसके लिए बगल में यूज करने वाला हूं। शाश्वत क्या ये शशांक, सॉरी, वीडियो तुम्हारा ऑन रखो भाई। दिवांश, रिया, प्रथमेश, ऋतिशा, दृश्या, अथर्व, कोई तो बोल दो माइक ऑन करके भाई। सबके सभी अगर ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना है बोल के, तो कैसे काम चलेगा? मतलब तुम लोग 30 तो क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, वैसे 30 की स्ट्रेंथ पे तुम लोग सब जो है वो एक दूसरे का बैठ के वेट करते रहते हो, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? Do you know how to find average mass of a student? I doubt एक्चुअली तुम्हें पता भी है कि नहीं, ये मेरे को पूछना चाहिए। ये तो मैं Yes, assume sir. कर रहा हूँ। हाँ, क्या लिखूं मैं अंग्रेजी में जिससे तुम मुझे बता दो कि तुम अबव 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड के आईक्यू के बच्चे हो? Sum of the number of boys into Sum of observation upon number of observation. तो इसको मैं ऐसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन जो है स्टूडेंट्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? न्यूमरेटर में क्या आएगा?
80 plus 60. 80 plus 60. Now that is सर नंबर ऑफ absolutely बॉयज कितने हैं और गर्ल्स? that is absolutely something जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें वो नहीं करना है। तुम जो बता रहे हो वो exactly हमें नहीं करना है। इट्स लाइक तुमने क्या है कि एक लड़की और एक लड़के का मास ऐड कर दिया, तो भाई ये एवरेज मास ऑफ स्टूडेंट थोड़ी है यार। नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स कितने कितने? हैं? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो सर भाई। नंबर ऑफ बॉयज कितने और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? तो n इंटू मतलब नंबर ऑफ बॉयज इंटू 80 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू 60 डिवाइड बाय 10, तो और नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मुझे यश ने, हर्षिका ने, ठीक है, मुझे एक्सप्रेशन जो है वो लिख के दिया है जो तुम बता रहे हो। तो पहले तो उसका मीनिंग ये है कि टोटल मास अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। पहले ये वो 6th क्लास 7th क्लास का आईक्यू का एक्सप्रेशन है पहले तो। अब इसके नीचे तुम ये नोट कर सकते हो कि अगर x नंबर ऑफ बॉयज हैं तो 80x बॉयज का मास है, y नंबर ऑफ गर्ल्स है तो 60y गर्ल्स का मास है अपॉन x प्लस y, जो कि एक्चुअली कितना है बताओ? 10 है। अब मैं ऐसा ही कुछ जो है देखो यहां पे करने वाला हूं, ऐसा ही कुछ मैं यहां पे करने वाला हूं कि फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारे पास में एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, इन आइसोटोपिक मिक्सचर है, अब क्या करना है इसका बताओ? मेरे पास में एवरेज एटॉमिक मास इन आइसोटोपिक मिक्सचर है। इसका देखो मतलब क्या है कि जब तुम एक एलिमेंट, प्योर एलिमेंट लेते हो गाइस, तो उस प्योर एलिमेंट के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल वो प्योर एलिमेंट क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर जो एटम्स होते हैं, सपोज ये एक प्योर Cl का, ठीक है, प्योर क्लोरीन का सैंपल है। देखो तुम भी ऐसे ड्राइंग करना, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब जो एटम्स हैं, इसमें से बीच में रैंडमली एक एटम पॉपअप हो जाता है, ठीक है, जिसका क्या है कि मास नंबर डिफरेंट होता है। फिर से क्या होगा बताओ? फिर से मेरे पास सारे एटम्स बाकी सेम होंगे एंड सो ऑन। फिर से मेरे पास में एक एटम पॉपअप होगा, इसका मास नंबर डिफरेंट होगा। तो होता क्या है कि ऐसे केसेस में हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाता है, देखो कि मान लो ये वाला जो एटम्स हैं क्लोरीन के, ये एक्चुअली 25% है, 25% ऑफ Cl37 है, और जो दूसरा वाला है हमारे पास में वो एक्चुअली क्या है? वो 75% ऑफ Cl35 है। ऑफ Cl35 है। ये मुझे परसेंटेज क्या दिया है बताओ? ये मुझे परसेंटेज बाय नंबर दिया है, और ये भी मुझे बाय नंबर दिया है। तो अब मुझे इसका एवरेज मास बताना है। बताओ, अब इसके लिए एक्सप्रेशन बता सकते हो भाई क्या करना है? What will be the average Cl का जो एटॉमिक मास रहता है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, जो तुम सारे न्यूमेरिकल्स में देखते हो गाइस, यहाँ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, वो एक्चुअली इस रीजन से ऐसा निकल के आता है जो हम अभी सॉल्व करेंगे। बोलो क्या होगा? वो होगा टोटल मास ऑफ Cl एटम्स डिवाइडेड बाय क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ Cl एटम्स। एटलीस्ट ये इंग्लिश में डेफिनेशन तो याद कर लेंगे हम लोग भाई। तो बताओ हमने कितने क्लोरीन के एटम्स अज्यूम किए? बोलो, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स डिड वी अज्यूम?
100। सही बात है ना भाई? 75 एटम्स किसके हैं बताओ? 35 के। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं बताओ? जैसे नंबर ऑफ बॉयज इनटू एक बॉय का मास था, वैसे 75 इनटू एक का मास कितना है? 35। और 25 इनटू एक का मास कितना है? 37। अपॉन नंबर कितना है गाइस? 75 प्लस 25। On solving this comes out to be 35.5। ये रीजन है कि क्लोरीन का तुमने देखा होगा सारे न्यूमेरिकल्स में, उसका एटॉमिक मास कितना लिया जाता है भाई? क्लोरीन का 35.5 लिया जाता है। 35.5 लिया जाता है उसका एटॉमिक मास। सब लोग इसे कॉपी करो जरा, कुछ डाउट हो तो पूछो। अमन, हाँ सर। तुम्हारे घर पे नेटवर्क या लाइट के इश्यूज हैं? सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है। तुम्हारे घर पे नेटवर्क या लाइट के इश्यूज हैं? नहीं सर। तो तुमसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करने का क्या मतलब है कैमरा ऑन करने के लिए? व्हाट इज इट दैट दैट इज बॉदरिंग यू? तुम अच्छे बच्चे की तरह ऑन करके क्यों नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं? मेरा आधा एनर्जी अगर इस पे चला जाए तुमसे कैमरा ऑन करवाने में, तो ये जिद क्यों है तुम्हारी, मतलब कि नहीं करना है? दृश्या मैम, do I need to drill each and everybody like this? मतलब दुल्हन की बारात थोड़ी है कि मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे करने की क्या जरूरत है? ये बाकी लोग भी कुछ कर लो भाई। आदित्य, आदित्य हो भी कि नहीं क्लास में भाई? टाइप पे या कुछ बता दो, चैट पे कुछ बोल के कुछ बता दो। चैट कर दो आदित्य। ओके गाइस, सबने लिख लिया? Yes, sir. हाँ देवांगी, जिन जिन का एटॉमिक मासेस डेसिमल में होता है उनमें ज्यादातर में रीजन यही होता है, बट हमेशा रीजन ये नहीं होता है। तो अब इसी का जो है एक एक केस हमारे पास में
मीन मोलर मास का एक मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकल के आता है। तो फॉर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो हमारे पास में कुछ ऐसा बन के आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो है मेरे पास में n1 मोल्स ऑफ मोलर मास m1 है, ठीक है, एंड n2 मोल्स ऑफ मोलर मास m2 है, एंड सो ऑन ठीक है। तो अगर ऐसा है मेरे पास में, तो मेरे पास में m एवरेज क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला m एवरेज का एक ही है, वो है टोटल मास, ठीक है। हाँ भाई, जिनका ऑफ है उन्हीं से पूछूंगा मैं तो बस सबसे पहले तो। आदित्य माइक ऑन कर सकते हो? अरे देखो उसका ऑडियो कनेक्टेड है क्या आदित्य का भाई? तुम लोगों से कोई देख के बता सकता है? कनेक्टेड है ऑडियो। ऑडियो, अच्छा ऑडियो कनेक्टेड है। हेलो दादा, कुछ बोल दो, बता दो, जिंदा हो तुम? डेड साइलेंस है मतलब जो है। आई हेट दिस, आई सीरियसली मैं चाहता हूं मेरी क्लास आधी हो जाए, बट मुझे ऐसे बच्चों से सख्त चिढ़ है जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इतना इरिटेशन होता है मुझे इस बात से। अरे भाई कॉल कर ले मेरे को, बता दे मुझे कुछ भाई, तू है। इडियट्स। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स एक जो है घटिया सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये मीन मोलर मासेस में काम आता है, जो बहुत ही कॉमन सेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सेंस का फॉर्मूला है। तो ये हमें सब जगह यूज कर रहा है। टोटल मास कैसे निकालेंगे? तो वो होगा इसका मास प्लस इसका मास एंड सो ऑन। तो वो क्या होगा? ये फॉर्मूला लोग याद कर सकते हैं। वो होगा n1 m1 प्लस क्या n2 m2 एंड सो ऑन, होल अपॉन क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन। ये लिख लो भैया। तो अगर इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल फ्रेम करके दिया जाए तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, तुमको ये दिया हुआ है कि एयर सपोज मेरे पास में है, उसका कंपोजिशन ऐसा है दैट एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस का मोल परसेंट ऑक्सीजन गैस का 16% है, नाइट्रोजन गैस का मोल परसेंट 80% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल परसेंट 3% है, और सल्फर डाइऑक्साइड का मोल परसेंट 1% है। मुझे इसका एवरेज मोलर मास निकालना है। तो जो मुझे मोल परसेंट दिया है गाइस, इसको मैं क्या मान सकता हूं? इसको मान सकता हूं मैं कि ये इफ वी अज्यूम सॉल्यूशन में, इफ वी अज्यूम
100 moles of air, 100 moles of air, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, बताओ कि इसमें 16 moles O2 के हैं, 80 moles N2 के हैं एंड सो ऑन। तो M एवरेज का फॉर्मूला क्या है भाई? बोलो M एवरेज का फॉर्मूला क्या है गाइस? चिल्ला के बोल दो, तुम्हें याद टोटल होगा। मास। बोलो अमन, M एवरेज का फॉर्मूला क्या है? Total mass upon total moles. टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो मैं उसके लिए टोटल मास कैसे निकालूं न्यूमरेटर में? तो वो होगा 16 मोल्स इनटू 32 उसका मोलर मास प्लस 80 मोल्स इनटू 28 उसका मोलर मास प्लस 3 मोल्स इनटू 44 इसका मोलर मास प्लस 1 मोल इनटू 64 इसका मोलर मास होल अपॉन 100। ये समझ में आ गया क्या भाई? हाँ सर। तो ठीक है, इसी के साथ में ठीक है, तुम्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए, सुनो, तुम्हें ना 2 to 3 पेजेस जो है ये एक्चुअली छोड़ देने चाहिए। उसका रीजन क्या है कि तुम जो टेस्ट में प्रॉब्लम्स देखोगे गाइस, उसमें क्या है, जो सवाल तुम्हें नहीं आते हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो तुमको वो अपने पेपर के सवाल अपने कॉपी में नोट करके रखने चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि तुम्हें फ्यूचर में अपनी गलतियां समझ में आए, ठीक है, कि तुमने क्या सवाल तुमसे वहां पे सॉल्व नहीं हुआ था, क्या इशू था एंड सो ऑन। तुम उसे रिकॉर्ड बना के रखोगे तो तुम्हें पता है आज से 2 months 3 months बाद में, ठीक है, तुम उसको वापस देखोगे तो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है, कि एक्चुअली मुझसे ये गलतियां हो गई थी। वो रिवीजन के समय एक्चुअली बहुत काम आता है, बिकॉज मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो 2 महीने बाद में तुम्हें कुछ याद नहीं होगा कि हमने इस क्लास में क्या किया था। जितने अच्छे से नोट्स तुम्हारे मेंटेन रहेंगे उतना तुम्हारा क्या है कि चैप्टर फ्यूचर में स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो आफ्टर लीविंग 3 पेजेस 3-4 पेज छोड़ दो, ठीक है, ताकि आगे भी जो टेस्ट हो उसमें जो तुम्हारी मिस्टेक्स रहे तुम सिलेक्टिवली वो सवाल जो है वो उसमें एक्चुअली कर पाओ, ठीक है, तुम सिलेक्टिवली वो सवाल उसमें कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग जो है एक बार गैसियस स्टेट स्टार्ट करते हैं भाई, एंड सर हाँ बोलो। सर गैसियस स्टेट के लिए नई बुक बनानी है। भाई तुम्हारे पास अगर पेजेस कम बचे हैं, सुनो, तब तो तुम नई बुक बना सकते हो, दैट इज एक्चुअली गुड, अच्छा है। बट अगर किताब में अगर वही 1/4 के आसपास तक बाकी है, ऐसा कुछ बाकी है, तो फिर तो क्या बनाओगे, वो वेस्टेज है फिर। हाँ सर, हाफ बुक बाकी है। मतलब जो लोग अगर बना सकते हैं तो बना लो, ज्यादा बाकी है तो फिर वेस्टेज मत करो, ठीक है। अब लिखो गैसियस स्टेट। सर क्योंकि आपने बोला था कि मैंने मोल कंसेप्ट के असाइनमेंट के लिए भी अलग से बुक बना दी है। हाँ नहीं देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कॉपीज इन टोटल 2 ही बनानी है। सुनो, एक में जिसमें तुम क्या करोगे, क्लास नोट्स कंटिन्यू लिखते जाओगे, ऐसा नहीं है हर चैप्टर के बाद तुम्हें नया बुक बनाना है, और एक में तुम होमवर्क सॉल्व करोगे। अब होमवर्क का जो है एटॉमिक का पार्ट होगा, मोल का पार्ट होगा, गैसियस का पार्ट होगा, ये सब एक ही बुक में आएगा। जब खत्म होगी तो नहीं, फिर तुम्हें नया स्टार्ट करना है उसको, समझे क्या? हाँ सर। तो ओके, तो हम लोग क्या है गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है, ये क्या है बेसिकली एनसीईआरटी में चैप्टर जो है, सुनो, ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है, ये गैसियस स्टेट्स के नाम से नहीं है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है। एंड वी इन आवर कॉमन सेंस हैव ऑलवेज नोन कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है, समझ लो क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास में। तो हमारे पास में बेसिकली क्या है भाई, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स, या एज इफ तुम्हें लगता है, ठीक है, कि तुम्हें सब कुछ मालूम है इनके बारे में, ठीक है, तो एटलीस्ट हम 3 बेसिक लाइनें तो इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले क्या है भाई कि इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है भाई, सॉलिड्स में कैसे होते हैं, इट इज वेरी हाई। लिक्विड्स में कैसा होता है भाई, मॉडरेट। और गैसेस में कैसा होता है भाई, वेरी लो। अच्छा, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हम लोग जो है शुरू में जब गैसियस स्टेट पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम, ठीक है, व्हेन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, तो हम लोग इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेशंस जो है उसके बेसिस पे हमारे चैप्टर का पहला हाफ खड़ा है। हम जो वेरी लो है हम इसको क्या मान लेते हैं गाइस, अज्यूम कर लेते हैं, क्या बताओ, क्या कि ये क्या है, जीरो है। हमेशा मान लेते हैं कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होता है, जो कि मानना गलत है गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमारा स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो रॉन्ग अजम्पशन पे बना हुआ है। अच्छा, अब बताओ, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे मोशन अगर है, मॉलिक्यूलर मोशन, तो सॉलिड स्टेट में क्या है भाई, मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन, बोलो, वेरी लो, हाई। अब इसके अंदर दिस इज वेरी लो, दिस इज इनफैक्ट सो लो दैट ये एक्चुअली क्या करता है, मोशन करता ही नहीं है। सॉलिड स्टेट में सिर्फ क्या होता है भाई, वाइब्रेशन होता है। ये बात शायद तुम जानते हो। तुम्हारे हाथ में जो पेन है, ठीक है, से लेके जिस चेयर पे तुम बैठे हो, जिस टेबल पे तुम लिख रहे हो, से इनफैक्ट तुम जिस चीज से बने हो वो सब सॉलिड स्टेट है, और उसके एटम्स लगातार क्या कर रहे हैं पता है, वो अपनी जगह खाली वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। तो जैसे ये अगर सॉलिड स्टेट के एटम्स हैं, तो ये बस अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है, हिल रहे हैं हल्का हल्का बस, ठीक है, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन है। अच्छा, इसके अंदर मोशन क्या है भाई, सफिशिएंटली, ठीक है, रैंडम है, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेटली रैंडम, मॉडरेटली रैंडम है, ठीक है, मोशन जो है। एंड दिस इज कंप्लीटली रैंडम, बिल्कुल कंप्लीटली रैंडम कैओटिक मूवमेंट है, कंप्लीटली रैंडम। एंड दो चीजें, शेप और वॉल्यूम, हम और लिख लेते हैं। शेप पे क्या कमेंट करें बताओ, तो शेप, सॉलिड्स का शेप डेफिनेट, फिक्स्ड। लिक्विड्स का शेप डेफिनेट, नहीं, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। ठीक है, और गैसेस का शेप डिपेंड्स ऑन कंटेनर। भाई तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं ना यार। वॉल्यूम सॉलिड्स का, फिक्स्ड, लिक्विड्स का, गैसेस का, एक बार ये लिख लो जरा। तो गाइस देखो, एक तो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या है, वैसे बताऊं मैं तुम्हें, सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है। एवरीबॉडी नोज आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, बताओ। PV is equal to nRT. तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ठीक है, का प्रूफ, ठीक है, और बाकी सब चीजें तो हम लोग देखेंगे ही, जल्दी देखेंगे। तो हम लोग क्या है, इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं।
हम लोग पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आता है उसके जो है क्या उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और क्या हमें जानने की जरूरत है, हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाया गया था और क्या अप्रोक्सीमेशन उसमें लिए गए थे। अब जब हमें इक्वेशन याद है तो व्हाट आर द टर्म्स इन दिस इक्वेशन जो हमें सीखना है जल्दी से। तो हमारे पास में प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, आर और टी में, ठीक है, ये सब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं एंड टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास में हैं एंड इन 5 टर्म्स में से कुछ टर्म्स के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड कुछ टर्म्स हमें नया सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी कुछ लॉज हैं, शायद तुमने नाम सुना होगा, इस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, ये सब लॉज वगैरह हम सीखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम वन बाय वन एक एक करके हर चीज को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन, ठीक है, लेट्स डिफाइन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, डेफिनेशन एंड यूनिट्स ऑफ, देखो डेफिनेशन, ठीक है, एंड यूनिट्स ऑफ नंबर 1 वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम को ही लेते हैं। अच्छा देखो गाइस, वॉल्यूम क्या होता है बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम इन दिस चैप्टर? बाय वॉल्यूम, बाय वी, इसका जो सिंबल है वो वी है, ठीक है। वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट मीन्स, वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट मीन्स, बोलो क्या, व्हेन आई से वी, देन इस चैप्टर में वी का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये इसका मतलब है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये इसका डिफॉल्ट मतलब है गाइस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली पता है, मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें जो है सपोज ऐसे दे दूं कि मेरे पास में एक 3 लीटर कंटेनर है, 3 लीटर कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ गैस, ठीक है, एक जो गैस एनक्लोज्ड है, तो डिफॉल्ट पता है हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग यहां से यहां इसका जो V है वो डायरेक्टली 3 लीटर ले लेते हैं, ठीक है, एंड हम यूज कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन पता है वॉल्यूम की क्या है? यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पता है वॉल्यूम की? यहाँ पे वॉल्यूम V means the volume freely available, the volume available for free movement of gaseous particles, for free movement of gaseous particles, for free movement of gaseous particles. सब इतना लिख लो पहले। ठीक है, यहां पे ये लिख लो, एक्चुअली V means, ठीक है। अब जो है देखो गाइस, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर V का मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स था,
तो क्या उसको कंटेनर का वॉल्यूम लेना सही है क्या? कब सही है, कब गलत होगा, और एक्चुअली वो कंटेनर की वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इट्स लाइक मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, सुनो। मान लो कि तुम एक्चुअली एक जो है फ्लैट में रहने के लिए जाते हो, ठीक है, एंड वो फ्लैट जो है वो एक्चुअली ऑलरेडी, ठीक है, एक आदमी और शेयर कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ सीन है मान लो, ठीक है, एक आदमी और वो फ्लैट को शेयर कर रहा है, एंड हमारे पास में इतना जो है वो फ्लैट का एरिया है, ऐसे समझो। तो जब तुम उस फ्लैट में जाते हो रहने के लिए, तो भाई तुम जो है क्या बोलते हो गाइस, बताओ, ठीक है, व्हाट डू यू टेल कि भाई तुमको कितना एरिया रहने के लिए अवेलेबल था, तुम ये बताते हो ना भाई ये जो है ये एरिया मेरे रहने के लिए अवेलेबल है। लेकिन क्या तुम ये बोलते हो कि भाई पहले से उसमें एक आदमी खड़ा है, तो एक मिनट, आपने ये कैसे बोल दिया कि फ्लैट का इतना एरिया है? ये जो आदमी खड़ा है ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या हम लोग? क्योंकि ये मेरे घूमने के लिए अवेलेबल थोड़ी है भाई, ये आदमी मेरे घूमने के लिए जो एरिया है उसके अंदर एक हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो एक इस तरह का आर्ग्यूमेंट हम देते हैं कि कभी क्या हुआ था, हाँ लो जल्दी लो। लिखा था। हाँ सर। अच्छा, तो मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूं, सुनो, मैं बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास में जो ये बीकर है, ठीक है, तो इस बीकर के अंदर जो गैस पार्टिकल का साइज है वो एक्चुअली कुछ ऐसा होगा। देखो गाइस, इनफैक्ट मैंने ये भी साइज थोड़ा बड़ा बनाया है। अब अगर मैं ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से इफ आई डू दिस, तो वी आर अज्यूमिंग दैट वन पार्टिकल का साइज क्या है बताओ? वन पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, वन पार्टिकल साइज is very small as compared to beaker size. Very small as compared to beaker size. ये इतना छोटा है कि बेसिकली क्या हो रहा है बताओ गाइस, कि इस एक पार्टिकल के लिए प्रैक्टिकली ये पूरा बीकर का वॉल्यूम बताओ घूमने के लिए अवेलेबल है कि नहीं? ये पूरा बीकर का वॉल्यूम घूमने के लिए अवेलेबल है कि नहीं? तो if size of gaseous particles is assumed to be zero, अगर हम मान लें कि वो साइज जीरो है, is assumed to be zero, then V is equal to क्या बताओ? V जो एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल है घूमने के लिए, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये मैं बोल सकता हूं। ये बात समझ में आती है क्या भाई? लेकिन अच्छा, फ्यूचर में मैं तुम्हें एक चीज वार्निंग दे देता हूं, ठीक है? वार्निंग ये है कि ये जो तुमने लिख लिया है वो अच्छी बात है। वार्निंग ये है, ये तो देखो, ये तो क्या है, ये आइडियल गैसेस है। आइडियल गैसेस में क्या है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स अलाउड है, समझ रहे हो? जब रियल गैसेस आएंगी, सुनो, रियल गैसेस में क्या होता है कि हम जो है थोड़ा और एक्यूरेटली ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा और एक्यूरेटली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो रियल गैसेस में बताओ क्या होगा? बोलो भाई, रियल गैसेस में जो वॉल्यूम V फ्रीली अवेलेबल है, वो क्या होगा बताओ? कंटेनर के वॉल्यूम से कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा।
कम होगा। कम होगा। हाँ, वो एक्चुअली कंटेनर की वॉल्यूम से कम होगा। तो वो एक्चुअली क्या है कि V कंटेनर जो भी रहेगा, कंटेनर माइनस हमें कुछ डेल्टा V करना पड़ेगा। ये टर्म हमें पता नहीं है, दिस वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है, बट हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें ये मालूम चलेगा कि फ्रीली कितना वॉल्यूम अवेलेबल है। बट ये हमें अभी नहीं करना है। अभी तो हमारे लिए V डायरेक्टली क्या होगा भाई, कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। और बाय द वे सुनो, यूनिट्स क्या है भाई इसके, ऐसा यूनिट क्या है भाई वॉल्यूम का, लीटर। मीटर क्यूब ना। ये बात अलग है, दिस इज नॉट जनरली यूज्ड, हम जनरली यूज नहीं करते हैं इसे। मोस्ट कॉमन यूज यूनिट क्या है भाई हमारा, लीटर, या फिर क्या, डेसीमीटर क्यूब। जानते हो ना भाई, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज मोस्टली यूज्ड। सबने लिखा ये, अच्छा देखो भाई, हटा दूं क्या ऐसे में। तुम जब ये पांचों यूनिट सीखोगे ना, तब तुम न्यूमेरिकल करने के लिए रेडी होगे। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, उसमें कुछ खास लोचा है ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है गाइस, वो एक्चुअली जो है वो पता है प्रेशर में है। 2 मिनट प्रीवियस लेक्चर। हाँ भाई लिखा, अच्छा तो अच्छा प्रेशर देखो भाई। अच्छा अब मुझे बताओ कि प्रेशर जो है गैस का, ये एक्चुअली क्यों जनरेट होता है। देखो, तुम में से जो 2-4 लोग बोल के जवाब देते हैं वो देते रहो, अब बाकी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो भाई लॉस तुम सबका ना हो। कोई एक आध हिम्मत करके बार बार माइक ऑन करके बोल दे, सबको तो मैं फोर्स कर नहीं सकता हूँ बोलने के लिए। प्रेशर क्यों जनरेट होता है, कोई आइडिया। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से जनरेट होता है। Collision of particles. कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होता है। ठीक है, दूसरा वाला जवाब थोड़ा बेटर है। Temperature. ठीक है गाइस, एक सेकंड रुको गाइस। Collision of particles with the walls. है ना? हाँ सॉरी, सबसे बेस्ट जवाब जो है इन सब में से वो एक्चुअली यही है। ठीक है, दैट इज कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद वॉल्स। ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो भाई जो प्रेशर जनरेट होता है उसका एक सीधा सा बहुत ही बेसिक सा फीलिंग। वो फीलिंग क्या है कि सपोज अगर तुम्हारे पास में ये वॉल है, सुनो ये क्या है कि ये एक्चुअली बीकर का वॉल है। ठीक है, तो इस जो है वॉल के ऊपर बुलेट्स की तरह ये पार्टिकल आते हैं एंड यहाँ से टक से ये स्ट्राइक करके इस तरफ मूव करता है। तो ये एक पार्टिकल और फिर ये टक दूसरा पार्टिकल,
एंड तड़ 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 इसके ऊपर सब जगह टक तड़ तड़, जैसे रेनफॉल की तरह, बारिश की तरह क्या है, कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर छोटे छोटे कॉलिजन्स होते जा रहे हैं। तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी वजह से इस पार्टिकल पे इस तरफ फोर्स फील हो रहा है। समझ रहे हो गाइस? तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया है, ये एक्चुअली प्रेशर है। ठीक है, इतना हमें फील होता है कि बेसिक, पहले सोचो। अच्छा, जब ये फील होता है तो अब हमारे पास में क्या है, ठीक है, इसके जो यूनिट्स हैं, सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट क्या है भाई? पास्कल। 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 दैट इज एक्चुअली, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पास्कल। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये मोस्ट यूज यूनिट नहीं है। सबसे ज्यादा यूज यूनिट जो है हमारे पास में, मोस्ट यूज यूनिट हमारे पास जो है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली है एटीएम। सेंटीमीटर स्क्वायर ना, कौन सा कौन सा? मोस्टली न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखा है मैंने। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये होता है एटीएम, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड वन एटमॉस्फेयर पता है क्या है? ठीक है, वन एटमॉस्फेयर इज द वैल्यू जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं, इज बीइंग फेल्ट बाय अस। जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं, ये है वन एटमॉस्फेयर, ये है वन एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसके अलावा सुनो, जो इसका सीजीएस यूनिट है, इसका जो सीजीएस यूनिट है, वो सीजीएस यूनिट वगैरह काम नहीं आता है, बट वो है एक्चुअली डाइन। डाइन जानते हो क्या? फोर्स का यूनिट डाइन है, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब ये है। ठीक है, और इनमें जो कन्वर्जन, अच्छा इसके अलावा और भी है, सुनो, यूनिट्स तो खैर और भी है, जो इसके कन्वर्जन फैक्टर है देखो वो कुछ ऐसे हैं। 1 न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज एक्चुअली इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमारे पास में ये रिलेशन निकल के आता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। देखो मैं ऑफिशियली लिखवा रहा हूं यहाँ पे, अपना टाइम और एनर्जी इस पे वेस्ट मत करना, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है गाइज, वो ये है, ये तुम्हें लर्न करना है, जो मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिखवा रहा हूं तुम्हें, वो है, देखो ये लर्न करना है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जानते हो क्या तुम गाइस? बताओ, डू यू नो ये कन्वर्जन नंबर? स्पेस ही छोटी हो गई, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक बार रुको। वन ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square, and this is also equal to 760 millimeters of mercury or 76 centimeters of mercury. Do you know this? That एक और प्रेशर का यूनिट है मेजर करने का, क्या बताओ? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, लेंथ ऑफ HG कॉलम is also
is also a way of measuring pressure. Measuring pressure. और do you know कि there is one more unit called bar, one bar. ये भी एक्चुअली प्रेशर का यूनिट है. तो 1 बार की वैल्यू कितनी है? 1 बार इज एक्चुअली इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये भी कन्वर्जन यूनिट है. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है. जस्ट एक इंफॉर्मेशन सुनो कि एक्चुअली there is one more term given to mm of Hg, that is torr. 1 torr. 1 torr is simply 1 mm of Hg. मतलब मैं सारा कन्वर्जन नेक्स्ट पेज पे एक बार जरा समअप कर रहा हूं कि हमें क्या याद रखना है. तो मैं क्या याद रखना है, देखो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे. सबने इतना कॉपी किया भाई? अगाई करांची माइक. हाँ तो हमने ये कॉपी किया. देखो जो सबसे कॉमन टर्म्स हैं, नहीं लिखा तो पीछे लेके जाऊंगे भाई. देखो दोबारा देखो भाई, कुछ छूट गया तो. जो सबसे कॉमन टर्म्स हैं वो हैं क्या बताओ? most commonly used pressure units are क्या क्या है भाई? तो पहला क्या है? ATM. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ATM, ठीक है. बार और मिलीमीटर ऑफ Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg या टॉर. एंड तुम्हें इन सब में आपस में कन्वर्जन पता होना चाहिए. बोलो भाई, बोलना शुरू करो. क्या क्या कन्वर्जन है इन सब में? बताए सबसे बड़ा कौन है? बताओ मुझे गाइस, सबसे बड़ा कौन है इन सब में? बार. नहीं, ATM. क्योंकि 1 ATM एक्चुअली किसके बराबर है बताओ? तुमने भी क्या याद किया पीछे? 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. ये या पास्कल एक ही चीज है, ठीक है ना? और 1 बार किसके बराबर है गाइस? वो है एक्चुअली 10 to the 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो कितना फर्क है दोनों में? देखो ATM और बार में कितना फर्क है? इसका फर्क है 1.013 का. तो 1 ATM और 1 बार ऑलमोस्ट क्या है गाइस? बराबर हैं. लेकिन हल्का सा कौन बड़ा है बताओ? हल्का सा कौन बड़ा है? ATM हल्का सा बड़ा है बार. ATM. और खैर ये चीज और किसके बराबर है? 760 mm ऑफ Hg या फिर क्या 760 टॉर. 76 सेंटीमीटर. 76. हाँ मतलब mm और सेंटीमीटर तो इजी है. ये एक बार फिर से तुम लिख सकते हो कंक्लूड करने के लिए. सभी न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ये इतना पार्ट टिप्स पे होना चाहिए भाई.
एंड गाइस रही बात टेम्परेचर की, तो ऑलवेज रिमेंबर, क्या बताओ, ऑलवेज रिमेंबर दैट टेम्परेचर इज ऑलवेज यूज्ड, किसमें बताओ, in all equations and numericals in absolute scale Kelvin only. मतलब तुम्हारे पास केल्विन के अलावा तुम्हारे पास कोई तरीका है ही नहीं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने वाला। तुम्हें हमेशा टेम्परेचर अपना केल्विन में ही एक्सप्रेस करना है। सर सिर्फ केल्विन में क्यों? सारे फॉर्मूले इसी की बेसिस पे बनाए गए हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है। सुनो, एब्सोल्यूट स्केल का मतलब ये है कि इसमें 0 केल्विन जो होता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट 0, ठीक है, 0 टेम्परेचर है वहां पे, मतलब वहां पे किसी भी तरह का एनर्जी जो है वो 0 हो जाता है। तो हर चीज जो है वो प्रोपोर्शनल टू केल्विन के टर्म्स में आती है। सेल्सियस जो है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। सेल्सियस का 0 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 नहीं है, वो तो सिर्फ वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस से बना हुआ है। तो बेसिकली बात ये है कि सुनो भाई, हमको सबको पता है कि टेम्परेचर इन केल्विन का एक्सप्रेशन क्या बनता है, बताओ, दैट इज इक्वल टू, बताओ क्या, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या, बताओ, 273। बोलो सही है कि नहीं है? सब जानते हैं ये चीज, सबको मालूम है? यस सर। और बस इसके अंदर तो और कुछ करने के लिए है नहीं टेम्परेचर में हमारे पास में। हाँ देखो, एक बात ये भी ध्यान रखना, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, रिमेंबर, ये भी शायद तुम्हें पता ही होगा कि चेंज इन टेम्परेचर, सुनो, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज सेम एज चेंज इन डिग्री सेल्सियस। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? इसको लिख लो जरा साइड में, इसको साइड में लिखो जल्दी से। मतलब क्या पता है, जैसे किसी न्यूमेरिकल में लिखा रहता है, देखो लैंग्वेज, कि टेम्परेचर वाज चेंज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, वो लिखते हैं कि सर 1 मिनट सर, ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया था, तो सर मैंने डेल्टा टी इक्वल टू 273 प्लस 1 केल्विन लिख दिया सर, आपने बताया था। अब गाइज ये गलत है, ये बात जानते हो कि नहीं, ये बताओ, ये गलत है। ये क्यों गलत है गाइज? क्योंकि वो क्या कर रहा है पता है, हाँ भाई आवाज आ रही है, सब ठीक है ना? तो हाँ, मैं बता रहा था कि वो देखो, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, ठीक है, वो ये कर रहा है कि अगर पहले T1 डिग्री सेल्सियस था और बाद में T2 डिग्री सेल्सियस है, सुनो गाइज, तो T2 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 डिग्री सेल्सियस वो बोल रहा है 1 है। तो अगर मैं यही डिफरेंस केल्विन में निकालूंगा गाइज, तो 273 दोनों में कैंसिल होगा या नहीं होगा, बताओ?
नाउ व्हाट इज T2 डिग्री सेल्सियस बताओ? T2 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली इक्वल टू, ठीक है, T2 केल्विन माइनस 273। बोलो सही है क्या? सेल्सियस इज क्या बताओ? माइनस 273। मैं इसको प्रूफ दे रहा हूं, वैसे बताओ ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हें? मैं क्या करने वाला हूं, मैं माइनस क्या लिखूंगा बताओ? माइनस T1 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, T2 केल्विन माइनस T1 केल्विन विल अगेन बी इक्वल टू क्या बताओ? 1। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर सेल्सियस में मुझे दिया है, ठीक है, तो वो जो है, लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा रहता, ठीक है, कि टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस, तो उसका वैल्यू क्या होगा बताओ? तो उसका T जो है वो T प्लस 273 हो जाएगा। चेंज के लिए सेम रहेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको? अच्छा, और लास्ट चीज क्या है बताओ हमारे पास में? ठीक है, मोल्स में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है गाइस। मोल्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मोल्स जो है ये तो डायरेक्टली जिसमें हम रखते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, मोल्स इज इक्वल टू n, बस तुम्हें सीधा पुट करना है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिफ्थ चीज, जो लास्ट चीज बची है वो क्या है बताओ? वो है गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R। अच्छा, एक बार जरा बस इसको नोट कर लो। अब मुझे बताओ कि R का ऐसा यूनिट क्या होगा गाइस? बोलो, R का ऐसा यूनिट कैसे निकाला जाएगा? तो R का फॉर्मूला क्या है बताओ गाइस? वो PV अपॉन NT है कि नहीं? देखो, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होगा, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है बताओ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है भाई? मीटर क्यूब। डिवाइडेड बाय m का ऐसा यूनिट क्या है भाई? मोल। और T का ऐसा यूनिट क्या है भाई? केल्विन। तो बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब इज इक्वल टू न्यूटन मीटर मोल और केल्विन। अब बताओ, तुम जानते हो न्यूटन फोर्स इनटू मीटर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसका डायमेंशन बन गया बताओ? ये वर्क डन। वर्क डन का, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? जूल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का एक्चुअली डायमेंशन जूल खुद है। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स is the dimension, and the SI unit, the universal gas constant, the value of universal gas constant is, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ठीक है, R SI unit is actually equal to 8.314, ये हमें लर्न करना है। 8.314 पूरा डायमेंशन क्या हो जाएगा? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, पहली चीज। अच्छा, देखो भाई, देखो अब R मोस्ट कॉमन क्या है बताओ? बोलो भाई, मोस्ट यूज यूनिट क्या होगा R का? तो वो इस पे डिपेंड करता है ना, इसके प्रेशर का, वॉल्यूम का, और इसका मोस्ट यूज यूनिट क्या है? तो प्रेशर का मोस्ट यूज यूनिट क्या है बताओ? ATM। वॉल्यूम का मोस्ट यूज यूनिट क्या है बताओ? लीटर। N का क्या है? वो तो मोल ही रहेगा, मोल इनवर्स। और टेम्परेचर का क्या है? वो तो वही रहेगा, केल्विन इनवर्स।
नाउ गाइस, डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू एटीएम लीटर? ये जानते हो क्या, बताओ? हाउ डू यू कन्वर्ट जूल टू एटीएम लीटर? देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो बताता हूं मैं तुम्हें। अब बताओ जूल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब है कि नहीं भाई? तो हम एक काम करते हैं, देखो चलो जरा पेन रोको, रोको रोको पेन रोको भाई, ठीक है? देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, ठीक है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 एटीएम में क्या रिश्ता है, बताओ बोलो। अभी हमने देखा था पीछे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट? तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो। तो वी हैव, ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या रिश्ता है, बताओ? 1 लीटर इज इक्वल टू कितना? डेसीमीटर क्यूब है कि नहीं, बताओ ये। तो इज इक्वल टू डेसीमीटर और मीटर में क्या रिश्ता है गाइस, बोलो, जानते हो? 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा, बताओ? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर होगा। तो क्यूब कर दोगे जब तुम इसका, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो ये 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो ये समझ में आता है क्या? अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को तो मेरे पास क्या आया, बताओ गाइस? क्या आया मेरे पास में? 1 एटीएम लीटर, देखो इसको, देखो दिस इनटू दिस, चलो पेन रोको, पेन रोको, यहां देखो। 1 एटीएम इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू क्या, बताओ? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3, कितना बचा? 10 टू द पावर 2 जूल्स। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। टू बी प्रिसाइज, साफ साफ बोले तो कितना, बताओ? 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। ये लिख लो। तो पता है ये अपने आप में एक जो कन्वर्जन फ्यूचर चैप्टर्स में काम आता है। बट फिलहाल मुझे बताओ, हाउ शुड आई कन्वर्ट 8.314 इनटू दिस? नए डायमेंशन में कोई कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज करें, बताओ? तो सिंस 101.3 जूल्स इज इक्वल टू 1 एटीएम, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे 101.3 जूल्स इज इक्वल टू 1 एटीएम लीटर। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू कितना, बताओ? 1/101.3 एटीएम लीटर। इसका मतलब बताओ 8.314 जूल्स इज इक्वल टू कितना, बताओ? 8.314 अपॉन 101.3। कोई मुझे कैलसी से बताएगा ये नंबर कितना होता है गाइस? एट 8.314 अपॉन 101.3 कितना होता है? हाँ हर्षद, सही है। तुम निकालोगे तो तुम्हें जाना बचाना नंबर मिलेगा ये 0.08। ये नंबर देखा था हमने पहले कभी? हाँ सर। तो एक्चुअली तुम जो 0.0821 याद करते हो वो नंबर बेसिकली वही गैस कांस्टेंट है, बस डायमेंशन चेंज करने की वजह से ये वैल्यू चेंज कर गई है। ये समझ में आया गया? हाँ वेदांत, हाँ अथर। ठीक है। और देखो लास्ट चीज, अब मुझे बताओ कि एक आर का और देखो यूनिट है रेयरली यूज्ड, बताओ ये एनर्जी है कि नहीं? देखो जूल तो एनर्जी है, तो अगर गाइस जूल एनर्जी है तो मुझे बताओ एनर्जी का एक और यूनिट क्या है, बताओ? एनर्जी का एक और यूनिट क्या है? क्या है, फिर से बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं कोई एक आदमी बोलो ना।
सब रुक जाओ, सर बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अच्छा देवांश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, बट वो तो एक्चुअली इतना छोटा है कि वो एक एक मॉलिक्यूल के लिए काउंट हो रहा है, हम लोग वो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। एक ठीक ठाक यूनिट है एनर्जी का दूसरा, कैलोरी। हाँ कैलोरीज। तो मुझे बताओ कि तुम जूल और कैलोरी कन्वर्जन जानते हो क्या गाइस? So do you know that 4.18 joules is equal to 1 calorie? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सुनो, क्या करना है मुझे बताओ। 4.18 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? 4.18 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? 4.18 joules equal to 0.083 bar liter mole inverse Kelvin inverse, ATM liter mole inverse Kelvin inverse। अच्छा, क्या बोल रहे हो हर्षद? तुम बोल रहे हो मैं इसको बार में चेंज कर लूं, बार लीटर में चेंज कर लूं, ये बोल रहे हो? अच्छा फिलहाल मेरे को ये तो बता दो, कैलोरी बता दो, वो क्या हो जाएगा? 8.314 डिवाइड बाय 4.18। कोई बच्चा निकाल लेगा कैलसी पे कितना होता है ये? 8.314 डिवाइड बाय 4.18 कितना होता है? 8.314 डिवाइड बाय 4.18 कितना होता है? 1.98। ये 3 नंबर्स हैं भाई, देखो इसको जरा बॉक्स में डाल लो। ये आर कांस्टेंट की 3 वैल्यूज हैं। इसको नोट कर लो बस। इसमें हमें कौन सी यूज करनी है सबसे ज्यादा, बोलो? सेकंड। ये वाली, सेकंड वाली। ठीक है भाई। तो हम लोग कल शाम की क्लास में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है? क्लास नहीं है। क्या बोलो, फिर से बोलो। क्लास नहीं अच्छा है। कल नहीं, सॉरी परसों। हाँ। परसों शाम की क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तुम्हें इतनी वैल्यूज याद रखनी है। मैं तुम्हें परसों की क्लास में दोबारा इसे रिवाइज करवाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। तुम्हें जो टेस्ट पेपर दिया है ग्रुप पे, उसको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? जो जीएम सर ने डाला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हें डाउट है तो तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो उसके लिए, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू। सर ये वाला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा हार्ड है। ये वाला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा हार्ड है क्या? दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द थिंग। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें हार्ड लगा या इजी लगा? एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट